अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो ये हमारी सी प्लस प्लस सीरीज़ का जो है वीक 3 का जो है वो पार्ट 1 होगा। ठीक है। तो इसके अंदर जो है हम कुछ चीज़ें जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं, लास्ट वीडियो में हमने लूप्स तक कवर किया था, टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम फंक्शंस को नहीं कवर कर पाए थे। तो आज जो है हम इन फंक्शंस को कवर करते हैं कि सी प्लस प्लस में फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है। तो ये हमारी जो है आज का एजेंडा है कि हमने अंडरस्टैंड करना है फंक्शन क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, डेक्लेरेशन और फंक्शन कॉलिंग क्या होती है, फंक्शन पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यूज़ ये हम देखेंगे। और इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करता चलूँ जो बहुत ज़रूरी है, फंक्शन कॉल स्टैक कह लेते हैं हम इसको, फंक्शन कॉल स्टैक या फंक्शन एग्जीक्यूशन स्टैक। हमने इस चीज़ को भी देखेंगे कि ये क्या होता है, और फिर हम हैंड्स ऑन एग्जांपल देखेंगे। फंक्शन लिख के हम कोई प्रोग्राम बनाने की जो है वो कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शंस जो हैं वो बेसिकली एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब वो फंक्शनैलिटी कुछ भी हो सकती है, और मेन रीज़न जो फंक्शनैलिटी हम कहें कि उसको हम कहें ना, अगर के हमने फंक्शंस क्यों लिखते हैं, तो बेसिकली फंक्शंस हम अपने कोड को सिंप्लीफाई करने के लिए लिखते हैं, मॉड्यूलैरिटी लाने के लिए लिखते हैं कि कोड जो है वो हमारा मॉड्यूलर हो। ठीक है। तो अब जो है इसके अंदर अगर हम देखें कि सबसे पहले फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है, और डिक्लेयर किस तरह करते हैं। ठीक है। डेफिनेशन जो है हम देखेंगे कि डेफिनेशन किस तरह लिखते हैं, और फिर हम देखेंगे कि जो इसकी डेक्लेरेशन है, पहले डेक्लेरेशन देखेंगे, फिर डेफिनेशन, और फिर हम देखेंगे कॉलिंग को। तो हम ज़रा अपने कोड एडिटर की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे मैंने एक फंक्शंस की फ़ाइल बना ली है, और यहाँ पे मैं ज़रा अपना जल्दी से बॉयलर प्लेट कोड लिख लूँ। ठीक है। सो अच्छा, ये जो हमारा मेन है ये भी बेसिकली एक फंक्शन ही है। तो अगर हम यहीं से स्टार्ट करें, बेसिकली आपको अगर हमारा पहला पहला लेक्चर याद हो, तो उसके अंदर हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि मेन फंक्शन जो होता है वो हमारा ड्राइवर होता है, कोड का ड्राइवर होता है। और अगर हमारे पास मल्टीपल सी प्लस प्लस फाइल्स हैं, हम आगे चल के अगर इंशाल्लाह हमने कोई प्रोजेक्ट देखा, कोई किया हमने प्रोजेक्ट, तो हम उसमें मल्टीपल सी प्लस प्लस फाइल्स बनाएंगे, और उसमें हम देखेंगे कि हमारा ड्राइवर जो है, ड्राइवर कोड है जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, वो एक ही पॉइंट होगा। ठीक है। तो अब उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा फंक्शंस के लिए अब कि उसका सिंटैक्स क्या होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ से ही क्लियर होना चाहिए कि फंक्शन के अंदर तीन मेन चीज़ें हैं। सबसे पहले उसकी रिटर्न टाइप। ठीक है। रिटर्न टाइप जो है वो क्या है कि फंक्शन क्या चीज़ रिटर्न करेगा। ठीक है। रिटर्न टाइप। ठीक है। और फिर हम स्पेस देते हैं, स्पेस में हम लिखते हैं फंक्शन नेम। सो अगर इसको मैं थोड़ा सा बेहतर तरीके से लिख सकूं, कि हम यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न टाइप, फिर उसने मेरी हेल्प कर दी फंक्शन, और फिर फंक्शन की जो है वो बॉडी। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे फंक्शन की जो है वो सिंटैक्स है लिखने का, कि आपने सबसे पहले अपनी रिटर्न टाइप बतानी है। अच्छा, अब रिटर्न टाइप आपकी कुछ भी हो सकती है। रिटर्न टाइप जो है, हो सकता है एक फंक्शन कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के बाद कुछ भी ना रिटर्न करे, वॉइड, या वो इंटीजर रिटर्न करे हमें कोई, या डबल, या स्ट्रिंग करेक्टर, जो भी एट्सेट्रा हमारे पास चीज़ें हैं वो रिटर्न करेगा। ठीक है। फंक्शन नेम, फंक्शन नेम जो है वो आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस हैं जो अभी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। और उसके बाद फंक्शन पैरामीटर्स। अच्छा, अब ये पैरामीटर्स क्या होते हैं, और लोकल वेरिएबल्स और पैरामीटर्स में हम ज़रा फ़र्क देखते हैं। सबसे पहले ना हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं। हम कहते हैं कि मैं इंटीजर टाइप का फंक्शन बनाऊंगा, इंटीजर, और
वो ऐड का फंक्शन होगा, एडिशन परफॉर्म करेगा। ये देखें उसने हिंट दे ही दिया, क्योंकि ये बेसिक फंक्शन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो इंटीजर है, यानी हम एक फंक्शन बना रहे हैं कि जिसको हम दो नंबर पास करें तो वो उनको ऐड करके उनका सम हमें रिटर्न कर दे। ठीक है, तो अब ये देखें, मैं इसको इंट ए और इंट बी, ठीक है, और रिटर्न इसने मुझे क्या करना है, ए प्लस बी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये हमने एक फंक्शन जो है वो क्रिएट कर लिया। अब इस फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है, ये इंटीजर हमें रिटर्न कर रहा है। इस फंक्शन का नाम क्या है, ऐड नाम है, और ये फंक्शन दो पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर रहा है। वो दो पैरामीटर्स को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, और यहाँ पे आपने बताना है कि किस टाइप का पैरामीटर आपने लेना है, और उसका नाम जो आपने रखना है। बेसिकली नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, ये नाम जो है ये यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर इस्तेमाल होगा। बाहर से आप इसको कोई और वेरिएबल में, आपके पास फॉर एग्जांपल सी वेरिएबल में, आपके पास सी और डी वेरिएबल में दो नंबर स्टोर हैं, तो आप इनको यहाँ पे पास कर सकते हैं। अच्छा, अब इस फंक्शन को हमने, ये इसकी डेक्लेरेशन थी, ये पैरामीटर्स थे इसके, और जो इसके अंदर कोड लिखा है रिटर्न ए प्लस बी, ये इसकी बॉडी है। सो बेसिकली अब ये क्या कर रही है कि वो ए प्लस बी का सम करेगा और उसको रिटर्न करवा देगा। ठीक है, तो ये जो ए और बी हैं ये हमारे पैरामीटर्स हैं, फंक्शन के पैरामीटर्स हैं। ठीक है, इंटीजर इसकी रिटर्न टाइप है। और हाँ, एक चीज़ जो हम मैंने डिस्कस करनी है वो लोकल वेरिएबल्स है। सो लोकल वेरिएबल्स क्या है कि जो भी फंक्शन का ना एक एग्जीक्यूशन स्टैक होता है, जो अभी मैंने थर्ड पॉइंट पे अपने एजेंडा में लिखा भी है, तो वो एग्जीक्यूशन स्टैक में आगे चल के आपको समझाऊंगा कि वो क्या होता है और वो किस तरह जो है वो काम करता है, क्योंकि वो समझना बहुत ज़रूरी है कि एक फंक्शन की एग्जीक्यूशन किस तरह चल रही है सी प्लस प्लस के अंदर। तो ये हम अगर इस एक इंटीजर वेरिएबल सम बनाएं और हम उसके अंदर इनका सम स्टोर करते हैं, और हम यहाँ पे रिटर्न ए प्लस बी के बजाय हम जो है रिटर्न सम कर देते हैं। तो ये जो सम है ये बेसिकली ये अपने इस ऐड फंक्शन से बाहर जो है वो असेसिबल नहीं है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे इसके बाद सम लिखूं तो वो मुझे जो है यहाँ पे अब वो एरर देगा कि दिस डिक्लेरेशन हैज़ नो स्टोरेज क्लास और टाइप स्पेसिफायर। यानी मैं उसे सम इज इक्वल टू 3 करूँ, अगर अभी के लिए मैं ये करूँ तो वो कहेगा दिस डिक्लेरेशन है। ठीक है ना, तो मतलब कि ये इससे बाहर असेसिबल नहीं है, ये सिर्फ इस फंक्शन के अंदर असेसिबल है। तो ये इसकी लोकल स्पेस में है। इस फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हम बनाएंगे वो सारे लोकल वेरिएबल्स होंगे। वो सारे क्या होंगे, वो लोकल वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, और वो हम उससे बाहर जो है एक्सेस नहीं कर सकते। अब इस फंक्शन को कॉल किस तरह करना है, फंक्शन को कॉल करने का तरीका होता है कि आप उस फंक्शन का नाम लिखें और उसको जो पैरामीटर्स पास करने हैं वो करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऐड करना चाहता हूँ 5 को और 6 को, तो ये देखें अब मैंने ऐड किया 5 और 6 को। ठीक है, तो ये अब जैसे ही फंक्शन चलेगा ये यहाँ पे आएगा और फिर ये फंक्शन में जाएगा, वो देखेगा अच्छा इसने मुझे दो पैरामीटर्स पास किए हैं 5 और 6, तो आगे वो अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा, वो ए प्लस बी करेगा, उसका सम जो है वो स्टोर करेगा और रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये जो है अब फंक्शन को जो है हमने कॉल तो दे दी, फंक्शन ने हमें डाटा रिटर्न करना है। तो अब इस फंक्शन ने जब डाटा रिटर्न करना है तो ऑब्वियसली वो डाटा हमें कहीं स्टोर भी तो करना है ना। हमने देखें, हमने किसी को कोई काम करने के लिए दिया और जब वो काम हमें वो करके वापस दे रहा है तो उस काम को हमने पहले कहीं स्टोर भी तो करना है ना, वरना तो फ़ायदा ही ना रहा फंक्शन कॉल का। तो उसको स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे अब जिस डेट जोन सा वो रिटर्न टाइप है फंक्शन की, वही टाइप का आपने यहाँ पे वेरिएबल बनाना है इंटीजर, और उसको मैं नाम देता हूँ रिजल्ट, और उसको इज इक्वल टू कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा कि ये जब ऐड का फंक्शन है, ये इसको इसको हमने दो पैरामीटर्स पास किए, तो ये 5 और 6 को ऐड करेगा और जो इसका सम बनेगा वो यहाँ से रिटर्न होगा, रिटर्न होके आके इस रिज़ल्ट में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको जो है हम वो प्रिंट करके भी देख लेते हैं कि इसका सम क्या आएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं द सम इज़ रिज़ल्ट, और हम इस कोड को जो है, और यहाँ पे हमने एज़ यूजुअल रिटर्न 0 भी करना है। ठीक है, तो हम अपना ज़रा कंपाइलर खोल लेते हैं यहाँ पे, और
ठीक है, ये हम यहाँ पे इस कोड को कंपाइल कर लेते हैं। सो फंक्शंस डॉट cpp डैश ओ, ठीक है। तो ये हमारा जो है यहाँ पे कोड हो गया कंपाइल, और इसको हम अब एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखें कि अब उसने हमें कह दिया द सम इज़ 11। ठीक है, तो ये एक बेसिक बिल्कुल जो है वो रिप्रेजेंटेशन थी कि फ़ंक्शन को डिक्लेयर किया करते हैं, फ़ंक्शन की बॉडी में किस तरह लिखते हैं, और लोकल वेरिएबल्स क्या हैं, लोकल उसके, और पैरामीटर्स क्या होते हैं फ़ंक्शन के, और रिटर्न टाइप क्या होती है। ये चीज़ें जो हैं हमने देख ली। अच्छा, इसके बाद जो है फंक्शन पैरामीटर्स हमने देख लिए, रिटर्न वैल्यूज़ देख ली। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ है जो फंक्शन ओवरलोडिंग, ये भी हम चीज़ इसके अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि ज़रूरी है। अच्छा, अब हम जो है इसको थोड़ा सा जो है वो बेहतर कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। हमने पहले जो चीज़ें यूज़ की हैं हम उनको यूटिलाइज़ करते हैं इफ एल्स के थ्रू, और फिर हम देखते हैं। हमने यहाँ पे ऐड का फंक्शन बना लिया। हम यहाँ पे जो है वो डिवीजन का भी एक फंक्शन बना लेते हैं, फ्लोट डिव, या हम फ्लोट डिवाइड, और फ्लोट ए, फ्लोट बी, और ये इंटेलिजेंस यहाँ पे उसका काफ़ी बेहतर काम कर रहा है। ठीक है, और फ्लो हमने इसका मॉड भी ले लेते हैं, मॉड का फंक्शन बना लेते हैं। तो मॉड बेसिकली इंटीजर हमें रिटर्न करेगा, और मॉड, ठीक है, और इंट ए बी, उसको दो इंटीजर्स देंगे हम। मॉड्यूलस ऑपरेटर हमने बना लिया। बेसिकली हम आप कह लेंगे एक मिनी कैलकुलेटर टाइप बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि आपकी जो है वो फंक्शन किस तरह कॉल होता है उसको ज़रा हम बेहतर कर सकें। ठीक है, तो इंटीजर सब्ट्रैक्ट, और ये इसने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम एक जो है फंक्शन बनाते हैं void, ये हमें कुछ नहीं रिटर्न करेगा, इसका हम नाम रखते हैं शो मेन्यू, और यस, तो ये इंटेलिजेंस काम कर रही है इसकी। ठीक है, तो हम जो है बेसिकली ये हम उसको यूज़र को शो करवाएंगे, और यहाँ पे हम कहते हैं इंट गेट चॉइस। ठीक है, देखें ना, अब वो इंटेलिजेंस खुद ही मेरे लिए फंक्शन बनाता जा रहा है, बेसिक बेस्ड ऑन कि ये जो है हमने जो भी फंक्शनैलिटी लिख रहे हैं, तो वो एआई जो है वो खुद डिटेक्ट कर रहा है कि ये बंदा क्या काम करना चाह रहा है, तो उसमें वो अब मुझे हेल्प आउट कर रहा है। तो आपको अगर नहीं पता कि ये किस तरह है, तो आप हमारी इसकी फर्स्ट वीडियो देखें, उसमें मैंने इन्वायरमेंट सारा सेटअप करवाया, तो उसके अंदर एक्सटेंशंस आपको मैंने बताई हुई हैं कि कौन सी एक्सटेंशंस के साथ आप ये चीज़ें अचीव कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने शो मेन्यू कर लिया, गेट चॉइस कर लिया, और फिर हम यहाँ पे कहते हैं परफॉर्म, सॉरी, वॉइड परफॉर्म फंक्शनैलिटी एंड, ठीक है। अच्छा, गेट चॉइस जो है उसको हमने बल्कि नहीं, हम यहाँ से जो है एक वेरिएबल यहाँ बनाते हैं इंट चॉइस, और यहाँ पे जो है द सम उसने ऐड ए बी कर लिया। ठीक है, और ये देखें अब हमने यहाँ पे जो है वो स्विच स्टेटमेंट भी यूटिलाइज़ कर ली कि परफॉर्म फंक्शनैलिटी, और यहाँ पे हम उसको चॉइस पास करेंगे कि जो यूज़र ने चॉइस की होगी 1 2 3 4 5 में से, वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे। और जो है यहाँ पे आके वो गेट चॉइस हमसे लेगा कि हमने क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, और फिर उसी के अकॉर्डिंगली ये परफॉर्म फंक्शनैलिटी है। अभी हम इसको जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो लेके चलते हैं। तो सबसे पहले जब प्रोग्राम रन होगा तो हमने यूज़र को क्या शो करना है, हमने मेन्यू शो करना है कि क्या हम फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने आपने ऊपर देखा होगा कि हमने शो मेन्यू के नाम से फंक्शन बनाया। तो सबसे पहले गेम ये कोड चलते ही हमने शो मेन्यू करना है यूज़र को, तो मैं यहाँ पे सिंपल शो मेन्यू को कॉल दूंगा। ये शो मेन्यू कॉल होगा, उसके बाद हमने यूज़र से चॉइस लेनी है, तो इंट चॉइस इज़ इक्वल्स टू गेट चॉइस।
गेट चॉइस, ठीक है। और फिर हम कहेंगे परफॉर्म फंक्शनैलिटी एंड रिटर्न ज़ीरो, ठीक है। तो अब हम ज़रा इस कोड को रन करते हैं और हम देखते हैं कि ये क्या करता है हमारे लिए, ठीक है। तो इसको ज़रा मैं क्लियर कर लेता हूँ टर्मिनल को, और इसको कंपाइल कर लिया, ठीक है। और हमने अब इसको एग्जीक्यूट किया, तो ये देखें अब उसने क्या किया, वो मेन फंक्शन में आया, उसने सबसे पहले शो मेन्यू को कॉल दी। तो शो, अब यहाँ से कोड की एग्जीक्यूशन कहाँ जाएगी, शो मेन्यू के फंक्शन में जाएगी। शो मेन्यू में वो आएगा, वो ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करेगा और फिर जब ये आखिरी लाइन पर आएगा बिल्कुल इस 36 पे, तो ये यहाँ से वापस जाएगा जहाँ से इसको कॉल आई थी। इसको कॉल आई थी यहाँ से, ये फंक्शन उसने एग्जीक्यूट कर लिया। अब ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, वो देखेगा अच्छा गेट चॉइस को कॉल दी हुई है, ये गेट चॉइस में जाएगा। अब ये आ गया गेट चॉइस में, इसने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे अब आके ये कोड इस वक्त रुका हुआ है सी इन चॉइस, इस 41 लाइन पे ये कोड जो है इस वक्त स्टॉप है। जब तक मैं इसको चॉइस नहीं बताऊंगा कि मैंने क्या परफॉर्म करनी है फंक्शनैलिटी, ये यहाँ पे रुका रहेगा। मैंने कहा कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने डिवीजन करनी है, तो मैंने एंटर योर चॉइस, मैंने 3 लिखा और मैंने एंटर प्रेस किया। अब मैंने यहाँ पे जैसे ही सी इन चॉइस किया, उसने मेरा वेरिएबल जो है मेरा जो नंबर है वो इस चॉइस वेरिएबल में स्टोर किया, मेरे इस चॉइस वेरिएबल में स्टोर किया और वो रिटर्न करवा दिया। वो रिटर्न होके कहाँ आया, वो यहाँ पर आ गया। उसने क्या किया कि यहाँ पे अब 3 स्टोर है, यहाँ पे अब 3 स्टोर है। अब इसके बाद अब जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया तो अब ये यहाँ से नेक्स्ट लाइन पर आएगा। अब देखेगा कि परफॉर्म फंक्शनैलिटी एक नए फंक्शन को कॉल है, वो जी चॉइस और साथ उस वो पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, वो एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है कि हमने चॉइस के लिए, ठीक है। वो चॉइस पैरा की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ से स्टोर करवा ली थी अपने पास, और अब हम उसको वो आगे पास कर देंगे। तो अब हमने ये इसको पास की, ये यहाँ आया, इसने देखा कि अब स्विच केस इससे गालबन पिछले वीक की वीडियोस में हमने कवर किया कि डिसीजनल कोड हम किस तरह लिखते हैं इफ एल्स और स्विच के थ्रू। तो देखें एक एक वेरिएबल की बेस पे मैंने चॉइस करनी थी, तो स्विच जो है इस केस में बेहतर काम करता है। तो हमने जो है यहाँ पे चॉइस इसको पास किया स्विच को, और हम चेक कर रहे हैं कि केस क्या है, 1 2 एंड 3। हमारा केस है थर्ड, क्योंकि मैंने 3 एंटर किया था तो इसकी वैल्यू 3 है, ये 3 पे आया और 3 के ऊपर जो है वो डिवाइड को कॉल है। तो ये देखें इंटेलिजेंस ने खुद ही मेरे लिए कोड कर दिया था। वो मेरे से 2 जो है वो नंबर मांग रहा है इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो मैं 2 नंबर्स एंटर करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अच्छा डिवाइड के अंदर वो a डिवाइडेड बाई b कर रहा है, या हाँ यस a डिवाइडेड बाई b कर रहा है। तो हम यहाँ पर जो है एक 20 दे देता हूँ मैं, और एक जो है मैं 5 दे देता हूँ, और अब मैं एंटर करता हूँ तो डिवीजन इज़ 4। उसने देखा आपने कि ये हमने पूरा एक जो है फंक्शंस के थ्रू अपने मेन फंक्शन के ऊपर जो है वो लोड कम कर दिया। अब इमेजिन करें कि अगर ये कोड हमने फंक्शंस में ना लिखा होता, ये सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर हमने सारा कोड लिखा होता, तो हमारे इस वक्त 5 तो 4 तो ये फंक्शन हो गए, ठीक है। एक मेन्यू शो करने का फंक्शन हो गया 5, इनपुट का एक फंक्शन 6, और परफॉर्म एग्जीक्यूशन 7 हमारे जो फंक्शंस हैं उन सब का कोड जब एक फंक्शन में आना था, तो वो एक पूरा जो है ना वो मैस क्रिएट हो जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए ये फंक्शंस जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं कि आपके मॉड्यूलर अप्रोच हो, और रीयूजेबिलिटी इससे बहुत ज़्यादा आ जाती है। जो सबसे ज़्यादा अच्छा, जो सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा मेन फ़ायदा है वो ये है कि इससे हमें रीयूजेबिलिटी बहुत मिलती है। कि देखें अब एक सम का फंक्शन है, अब मुझे बार बार सम का कोड लिखने की या शो मेन्यू का कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है इस फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के बाद मैं दोबारा यूज़र को मेन्यू शो करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो पहले क्या होता कि मैं जो है वो शो मेन्यू को कॉपी करता, ठीक है, और अगर मुझे दोबारा शो करवाना है तो मैं इसी मेन के अंदर दोबारा लिखता। लेकिन अब क्या है, अब सिर्फ एक फंक्शन एक कॉल की दूरी है और मैं वो मेन्यू जो है वो दोबारा से इसको शो करवा सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो है हमने एक छोटा सा प्रोग्राम भी देख लिया कि फंक्शंस के थ्रू हमने बनाया है। अच्छा, इससे अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है फंक्शन ओवरलोडिंग।
तो हम ज़रा ये फंक्शन ओवरलोडिंग को देख लेते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे एक नई फाइल बना लेते हैं, उसका हम नाम दे देते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग डॉट सी। ठीक है, और यहाँ मैं ऐसे कहता हूँ राइट C++ बॉयलर प्लेट कोड। ये अभी जो है क्लाउड AI यहाँ पे यूज़ हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, ये अभी मुझे यहाँ पे इसका कोड जनरेट कर देगा। ठीक है, अच्छा, तो अब जो है हमने फंक्शन ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को देखना है कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है। सो जैसे ही ये जो चीज़ है ये नाम से अपने ज़ाहिर हो रही है कि फंक्शन को हमने ओवरलोड करना है। ओवरलोड से मुराद हम उसको जो है उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना लेते हैं एक फंक्शन की। लेकिन अगर हम सबसे पहले देखें कि मैं इधर इंटीजर ऐड का एक फंक्शन बना लेता हूँ उसी तरह जो हमने पहले बनाया था, और मैं कहता हूँ कि जी मुझे ऐड का जो है आप एक ही नाम से अब दो फंक्शंस नहीं क्रिएट कर सकते किसी भी फाइल के अंदर, यानी C++ के अंदर आप एक ही नाम से दो फंक्शंस नहीं यूज़ कर सकते। इवन के अगर मैं इसकी रिटर्न टाइप भी चेंज ना करूँ, ये भी लिखूँ, तो भी ये मुझे एरर देगा। यहाँ पे एरर क्या दे रहा है, कैन नॉट ओवरलोड फंक्शंस डिस्टिंग्विश्ड बाय रिटर्न टाइप। सो ओवरलोडिंग क्या होती है, ओवरलोडिंग होती है कि आप कहते हो कि यार फंक्शन का जो है वो नाम जो है वो वही रहे। ठीक है, फंक्शन का नाम वही रहे लेकिन उसकी मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी फंक्शनैलिटी डिफरेंट हो या उसके कुछ पैरामीटर्स डिफरेंट हो, तो उसको हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आगे जाके हम मज़ीद उसमें भी देखेंगे कि जब हम ऊप की तरफ जाएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो वहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है। उसमें दो टाइप्स की पॉलीमॉर्फिज्म होती हैं, एक कंपाइल टाइम और एक रन टाइम। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में ये फंक्शन ओवरलोडिंग का जो है वो कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, वहाँ तक मैं अभी जाऊँगा नहीं। आने वाली वीडियोज़ में हम वो भी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए जो है वो इतना काफ़ी है कि फंक्शन ओवरलोडिंग इज़ बेसिकली creating a function that already exists but with different parameters। ठीक है, खाली रिटर्न टाइप चेंज करने से आप उसको उससे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। आपको डिस्टिंग्विश किस चीज़ से करना है, या तो पैरामीटर से करना है। अब पैरामीटर्स में आप तीन चीज़ें चेंज कर सकते हो। आप पैरामीटर्स का सीक्वेंस चेंज कर दो, सीक्वेंस। ठीक है, यहाँ पे मैं उस फंक्शन में ऐड जो ए जो है सॉरी वो पहले लिखा है और बी बाद में लिखा है, मैं यहाँ पे बी पहले और ए बाद में कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये क्या अच्छा, यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि अब उसकी जो है वो हम उसको डिफ्रेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर मैं वर्ड लिखूँगा तो हम दो फंक्शन जिनके नाम सेम है तो हम उनको डिफरेंट रिटर्न टाइप से जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। हम उनको डिफरेंट रिटर्न टाइप से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो रिटर्न टाइप तो हमारी सेम होगी। डिफ्रेंशिएट कहाँ होगा, पैरामीटर्स पे डिफ्रेंशिएट होगा। या तो हम फंक्शन का नाम सेम हो, उसकी रिटर्न टाइप भी सेम हो, उसके पैरामीटर्स का जो सीक्वेंस है वो हम चेंज कर दें। एक एक पॉसिबिलिटी ये है। फिर मैं एक और ऐड का फंक्शन बनाता हूँ और मैं जो हूँ इस दफ़ा सीक्वेंस नहीं बल्कि जो रिटर्न टाइप है, सॉरी पैरामीटर्स की जो टाइप है वो चेंज कर देता हूँ। वहाँ पे इंटीजर टाइप के पैरामीटर्स थे, यहाँ मैं एक फ्लोट कर देता हूँ, एक इंटीजर कर देता हूँ। आप दोनों चाहें तो फ्लोट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन ये हमने जो है वो उसकी टाइप चेंज कर दी। यहाँ पे भी फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट होगा। फिर हमने जो है इंटीजर एक ऐड और बनाया और इसमें हम नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स चेंज करेंगे कि हम एक से, यहाँ पे दो थे, यहाँ पे दो थे, हमने यहाँ पे नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स चेंज कर दिए। तो अब आप देखें कि एक ही फंक्शन है, ठीक है, ऐड, लेकिन वो अपनी डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है। वो अपनी डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है। एक जो है वो फ्लोट और इंटीजर को ऐड कर रहा है, और ये तो बेसिकली मैंने आपको सीक्वेंस चेंज करके दिखाया है ना। और एक ऐड का फंक्शन है जो कि तीन नंबर्स को ऐड कर रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम
फंक्शन को यहाँ पे जो है मैं एक सी आउट स्टेटमेंट भी लगा रहा हूँ। यहाँ पे आई एम इनसाइड द 3 पैरामीटर फंक्शन, और यहाँ पे सी आउट आई एम इनसाइड द फ्लोट एंड इंट फंक्शन, ठीक है, और सी आउट आई एम इनसाइड द इंट एंड इंट फंक्शन विद चेंज सीक्वेंस, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमने जो है फंक्शन का जो है वो सीक्वेंस चेंज किया, ठीक है ना। अब अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास दो नंबर्स हैं, यहाँ पे भी मैं इंटीजर a 10 और b 20 और c 30 है, हम तीन इंटीजर्स बना लेते हैं, ठीक है। अब आप ये देखें कि मैंने अपनी पिछली फाइल में फंक्शन लोकल पैरामीटर्स का जो है वो डिस्कस किया था। अब ये देखें इंटीजर a यहाँ पर भी है, इंटीजर a यहाँ पर भी है, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो उसकी लोकल स्पेस में है, ये मेन फंक्शन की लोकल स्पेस में है। तो ये अपना अपना इनका जो है वो एग्जीक्यूशन स्टैक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे ऐड का फंक्शन कॉल करता हूँ, मैं कहता हूँ a, b, ठीक है। तो ये जो है अब a, b, और फिर हम एक यहाँ पे फ्लोट वेरिएबल भी बना लेते हैं, फ्लोट b इज इक्वल्स टू 10.5, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं ऐड, और एक हमने फ्लोट वाला फंक्शन बनाया है उसको हम दे देते हैं, और एक हमने जो है ऐड ABC 3। ये अब ये देखें फंक्शन सेम है, लेकिन अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो तब आपको इनके अंदर जो है वो रियल डिफरेंस जो है वो पता चलेगा। तो इसको हम यहाँ पे कंपाइल कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको रन करते हैं। सॉरी, मैंने गलत फाइल को रन कर दिया। सो यहाँ पे फाइल का नाम चेंज करूँगा मैं, फंक्शन ओवरलोडिंग .cpp, और यस, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अब वो कह रहा है फंक्शन ओवरलोडिंग वन एरर, यहाँ पे है नोट रीडेफिनेशन ऑफ ऐड। तो यहाँ पे जो है वो हमें डिस्टिंग्विश नहीं करने दे रहा। अच्छा, अगर मैं इसको वॉइड करता हूँ, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे इशू ये है कि उसके जो सीक्वेंस जो है वो चेंज करने पे भी जो है हमें यहाँ पे इस वक्त ये कंपाइलर जो है एरर दे रहा है कि वो फंक्शन की डेफिनेशन जो है वहाँ पे अगेन दी गई है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अभी शायद ये जो मेरा C++ का कंपाइलर है इसमें ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा सीक्वेंस के साथ, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम ज़रा इसको कंपाइल करते हैं। सो फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। सो टू वार्निंग्स जनरेटेड, नॉन वॉइड फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू। सो ये देखें अब वो यहाँ पे एरर, हाँ अब एरर और वार्निंग में डिफरेंस समझ लें कि एरर जो है वो आपके कोड को एग्जीक्यूट होने नहीं देता, लेकिन जो वार्निंग है वो सिर्फ आपको बताती है कि ये एक इशू है कोड में, लेकिन इससे कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोड में इशू नहीं होगा। अब यहाँ पे वार्निंग क्या दे रहा है कि नॉन वर्ड फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू। वो कह रहा है कि ये फंक्शंस, ये इंटीजर वाले, ये ऐड वाले, ये नॉन वॉइड है, यानी कि इनकी रिटर्न टाइप नॉन वॉइड है। यानी कि ये कह रहे हैं कि हम तो इंटीजर रिटर्न करेंगे लेकिन एक्चुअल में इसके अंदर इंटीजर तो कोई रिटर्न नहीं हो रहा। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पे वॉइड कर सकता हूँ, लेकिन बात वही आ गई कि फंक्शन ओवरलोडिंग कर रहे हैं, तो हम इनको जो है वो थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर सकते हैं वार्निंग्स को, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें उसने कहा कि आई एम इनसाइड द फ्लोट एंड इंट फंक्शन, द सम इज 30, आई एम इनसाइड द 3 पैरामीटर फंक्शन, द सम इज 60, ठीक है। तो यहाँ पर आके जो है ये कोड एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। तो अब आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि फंक्शन ओवरलोडिंग जो है इसको हम एक किस लिए यूज़ करते हैं कि एक ही फंक्शन जो है वो मल्टीपल जो है अपने
शक्लों में जो है ये मल्टीपल फेसेस में एग्जिस्ट कर सकता है। एक ही नाम से हम मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जो हमारे के दो टॉपिक्स हैं, फंक्शन कॉल स्टैक और ये एग्जीक्यूशन स्टैक, ये जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इसके बाद जो हमारी पार्ट 2 की वीडियो आएगी इस वीक की, उसके अंदर इंशाल्लाह हम मज़ीद चीज़ों को देखेंगे। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।